चलो हम लोग अभी पढ़ेंगे लूसेंट का फिजिक्स और 2019 एडिशन बुक है और पेज नंबर है 199। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। मतलब बोल रहा है प्रक्षेप्य कोण थीटा, ऑब्वियस ही बात है 90 और 90 माइनस थीटा 45। अब 45 90 में से 45 घटाओगे तो 45 ही ना आएगा, तो भैया बराबर तो होगा ना क्षैतिज परास। क्लियर? समझ गए? हाँ, तो प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो बोल रहा है प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के, तो यहाँ पे बोल रहा है जो वेग और त्वरण होगा v और a के बीच में जो होगा ना एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब बता रहा है कि वृत्तीय गति, अब आ जाएगा सर्कुलर मोशन। क्या है? वो था प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी क्या आ रहा है? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं ना। तो उसकी गति को क्या कहते हैं? मतलब सर्कुलर पाथ पे हो गया ना, सर्कुलर पाथ पे क्या बोला कि सर्कुलर पाथ पे गति करता है, वृत्तीय गति कहते हैं उसको, है ना। तो वही है, तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आ जाओ क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो गया भैया मेरे, ये समझ गए कि इस पाथ पे आप गति कीजिएगा तो इसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है ना। तो अब आ जाओ कि यदि वह एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्म मोशन से गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है ना। तो क्या होगा? एक त्वरित गति होती है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, सदिश राशि होती है, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो कोई अब सदिश राशि क्या होता है? दो चीज से बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। मतलब परिमाण और दिशा। तो हर एक बिंदु पे आएंगे तो दिशा बदल जाएगा। मैं यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, तो दिशा भी बदल गया तो वो चीज बदल गया। तो वो बदल गया तो भैया क्या हो जाएगा? मतलब वेग बदल रहा है। तो वेग बदल रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो वही बोल रहा है वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। तो वेग बदल रहा है तो त्वरण तो होगा ही ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकित उड़ जाता है ना। कुछ देर हाँ, जहाँ से टूटेगा ना वहां से सीधे भाग जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में उसका वेग होगा ना उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा। कोणीय वेग, अब आ रहा है कि कोणीय वेग क्या होता है? मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा एक सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से दिखाया जाता है ना। तो क्या कह रहा है कि यहाँ से ई वाला रेखा जो है ना अभी यहाँ पे था, है ना। अभी ई वाला रेखा घूम के यहाँ पे आ गया ना। तो इतना देर एक सेकंड में तो थीटा का कोण बनाया, है ना। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, एंगल कितना कवर किया, अरे दूरी कितना कवर किया? थीटा। कोणीय वेग है ना, कोण कितना कवर है? थीटा। समय कितना है? मान लो टी है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बाई टी। अरे वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये दूरी हो गया थीटा और ये क्या हो गया? टी समय। तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, है ना। तो कोणीय वेग हो गया, समझ गए ना। कोणीय वेग, है ना। तो कोणीय वेग अब क्या कह रहा है? यदि एक सेकंड में n चक्कर लगाता है ना। तो एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो क्या हो जाएगा? तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? ओमेगा बराबर 2 पाई, है ना, n। एक चक्कर मान लगा लिया, एक चक्कर n चक्कर लगाया ना। कहने का मतलब एक सेकंड है, यहाँ पे देखो ना कह रहा है कि एक सेकंड समय लिया, यानी t हो गया एक सेकंड, समझ गए। t हो गया एक सेकंड और थीटा का बोल दिया कि एक चक्कर मान लो कि n बार घूम लेता है। तो एक बार घूमेगा तो 2 पाई बनाएगा ना भाई मेरे, 360 डिग्री। 2 पाई मतलब क्या? 2 × 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180, यानी कि बनाता है कितना? 360 डिग्री का कोण बनाएगा ना। 2 पाई मतलब 360। मान लो कि एक सेकंड में 3-4 बार घूम गया है, मान लो n बार घूम गया है। तो एक बार में बनाएगा 2 पाई, तो n बार में कितना बनाएगा? 2 पाई n से गुना करोगे ना। एक बार में 2 पाई बनाया तो कितना? n बाई 2 n, हाँ 2 पाई n। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई n। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस किया 2 पाई n और समय कितना है? एक सेकंड। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? 2 पाई n। समझ गए ना।
हाँ क्लियर? नहीं समझ में आया? मेरा कॉल आ गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? 2 पाई n कैसे आया? नहीं, ये नहीं समझे, लेकिन ये समझे कि दोनों के बीच की दूरी को। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो है ना, ये वाला पता है ना कि बोल रहा है कि कोणीय वेग क्या होता है, यहाँ से ले करके है ना, ये वाला कोणीय वेग बोलता है कि 1 सेकंड में जितना मतलब t समय में जितना दूरी तय करेगा ना, तो t समय में मान लो थीटा दूरी तय किया, ये वाला कोण बनाया है, तो क्या होता है, तो कोणीय वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी किया थीटा, समय है t, तो कोणीय वेग बराबर थीटा बाई t। अब यही बोल रहा है कि ये वाला जो है ना एक के मतलब n बार घूम गया है 1 सेकंड में, तो एक बार घूमेगा तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ऐसे घूमेगा, ये 360 डिग्री होता है ना गोल में, तो 360 डिग्री यानी कि वही बोला है, तो 2 into पाई यानी 360 है, तो एक बार में 360 बना रहा है, तो n बार में कितना बनाएगा? n से गुना करोगे ना, हाँ, और एक बार में 360 बना रहा है, तो ऐसे ऐसे घुमा, एक बार 360, दो बार 360, n बार 360, हाँ, तो 2 पाई n हो जाएगा। हाँ, तो यही तो थीटा कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई n, और t कितना था, 1 सेकंड में घूम जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया ओमेगा बराबर 2 पाई n। क्लियर? ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई n। क्लियर हो गया ना? क्लियर? आगे बढ़े? हाँ, अब क्योंकि ये सब हो गया क्लियर, आप समझ गए। अब कहता है कि यदि वृत्ताकार पाथ की त्रिज्या r और 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि है ना, गुने n है ना, तो वही बोल रहा है, यहाँ पे तो कोण के सेंस में बोला है ना, यहाँ पे कोण के सेंस में बोला, और बोल रहा है कि आप भैया इसका एक बार में इतना घूम जाता है परिधि, तो ये कितना होता है, 2 पाई r होता है ना, ये n बार घूम गया, ये क्या होगा, n बार हो जाएगा, तो 2 पाई r n है ना, तो 2 पाई r n, तो इसका रेखीय चाल हो जाता है, तो रेखीय चाल होता है ना v बराबर क्या होगा, 2 पाई r n बाई t है ना, तो ये 1 सेकंड है, तो क्या होगा 2 पाई r n, समझ गए ना, 2 पाई r n होगा है ना, तो वहीं से निकाला है यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लिख दो v बराबर क्या लिखा, 2 पाई r n, 2 पाई r n लिखा ना, अब v बराबर क्या, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई n, तो 2 पाई n, तो 2 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 पाई n into r, हाँ, इतना बराबर क्या है ओमेगा, तो v बराबर ओमेगा। क्लियर? समझ गए ना? v बराबर ओमेगा r कैसे आया है ना, 2 पाई r कैसे आया हैं, और ई वाला क्या होगा 2 पाई n। क्लियर? ओमेगा बराबर 2 पाई n, v बराबर 2 पाई r है ना, 2 पाई r n, अब v बराबर ओमेगा। हाँ, इस पे क्वेश्चन भी दे सकता है ना, बोल देगा इस आप लोगों को तो सिंपल ही क्वेश्चन देगा ना, सीधे दे देगा कि रेखीय गति ये है, v बराबर ओमेगा r पे है ना, बोलेगा वृत्त है तो रेखीय गति मान लो कुछ दे देगा, दो दे बोल देगा कि रेखीय चाल 2 किलोमीटर पर सेकंड है, पर किलोमीटर पर आवर है, जो भी मीटर पर सेकंड याद कर लो, 2 मीटर पर सेकंड है ना, आपको रेडियस जो है 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो आपको बताना है कोणीय वेग, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2/10 है ना, तो 0.2 1/5, हाँ 1/5 यानी 0.2 है ना, तो ये कर करके मतलब एंगुलर में आएगा है ना, तो उसको वो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं कोणीय वेग। ठीक है, क्लियर, समझ गए ये? अब आ जाओ, ठीक, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना, v बराबर ओमेगा, ठीक है, यानी कि रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब नहीं भी आएगा तो डिराइव कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे। ठीक है, आगे न्यूटन के गति का नियम, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति का नियम दिया था। ये याद रखना, न्यूटन ने किस पुस्तक में दिया था, तो प्रिंसिपिया में, है ना। प्रिंसिपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रिंसिपिया पुस्तक जो लिखा गया है
न्यूटन के द्वारा लिखा गया है और गति का नियम प्रिंसिपिया पुस्तक से लिखा गया है 1687 ईस्वी में। न्यूटन का प्रथम नियम तो तुमको पता ही है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है आरोपित न हो। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, है ना। अपनी स्थिति को जो बनाए रखता है उसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलते पूछ देगा, प्रथम नियम से किसकी परिभाषा, बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो जड़त्व से नियम, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है ना। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल की परिभाषा, वह बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्लियर? जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसमें व्यक्ति जो आगे की ओर झुक जाता है जड़त्व के कारण। चलती हुई मोटर गाड़ी में पीछे की ओर हो जाता है जड़त्व के कारण। रुकने पर उसमें बैठे या आगे चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पे, क्योंकि मोशन में है ना बॉडी हमारा, अचानक से रुक जाएगा तो हमारा बॉडी मोशन में ही रहेगा तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे, है ना। रुके हुए ट्रेन में नहीं, ट्रेन चलता हुआ रुक जाता है, ट्रेन में भी तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो चलते जैसे उसके साथ हो जाता है बॉडी, तुम जिस पे बैठे रहो उसी के साथ होते रहेगा। और वो अचानक से रुक गया लेकिन तुम्हारा बॉडी तो आगे की ओर बढ़ गया तो झुक जाते हैं। जब ट्रेन चलता है अचानक से खुलता है तो पीछे भागते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्थिर है, ट्रेन आगे बढ़ गया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा बॉडी स्थिरता को ही पकड़ेगा, तो स्थिर इसलिए पीछे हो जाता है। दोनों है। हाँ, कंबल के साथ हाथ से पकड़कर ठंडे से पीटने से धूल कर निकल करके झड़ जाते हैं, है ना। उसको पकड़ कर करके और पीटने से क्या होता है? तो झड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तन जो है वही रहना चाहता है और कंबल मोशन में आ जाता है ना। तो मोशन में आया, वो स्थिर बनाए रखेगा कल तो झड़ के नीचे आ जाता है। ये भी न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व के कारण। क्लियर? हाँ, संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। P = mv होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अर्थात SI मात्रक, इसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है ना। तो वही आराम से आ जाएगा, mv होता है ना, तब इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड और उसका किलोग्राम। संवेग न्यूटन का दूसरा नियम होता है। जैसे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है ना। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यदि आरोपित बल F ये सब है तो F बराबर ma इससे निकलता है। कहने का मतलब F बराबर ma जो होता है, मतलब कहने का मतलब संवेग परिवर्तन की दर उस पे आरोपित बल के बराबर होता है ना। इससे क्या निकल के आता है? अब डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग को इसका जरूरत है नहीं। आप लोग सीधे याद रखिए, संवेग परिवर्तन का दर आरोपित बल के समानुपाती होता है और F बराबर ma इससे निकल के आता है। ठीक है। न्यूटन का तृतीय गति नियम, है ना। प्रत्येक या वही एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तृतीय नियम होता है जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का दे देता है, तुम आगे मारोगे तो वो पीछे मारेगा, है ना। याद रखना, ये क्या होता है? तृतीय गति नियम होता है। नाव से कूदोगे तो नाव आगे जाएगा, तो तुम उधर जाओगे तो नाव भी आगे चल जाता है, तृतीय नियम होता है। पीछे क्यों जाएगा? हाँ, नाव पानी में आगे जाता है तुम इधर कूदते हो, है ना। और रॉकेट को उड़ाने का नियम, रॉकेट जब उड़ाओगे, है ना, तो भी क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम होता है। क्लियर? कूद देता है ये सब एग्जांपल में। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य नहीं लगे तो उस पर निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। कोई बल नहीं लगेगा ना तो उसका जो ये होगा संवेग वो होगा कांस्टेंट। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग, मतलब बोलता है ना m1 v1 = m2 v2, है ना। अगर कह रहा है ये वाला होता है, इसका है ना, इसका वेग मास है m1, v1 वेलोसिटी से आता है, इसका मास है m2, है ना, v2 वेलोसिटी से आता है। ये दोनों आकर के टकरा गया, है ना। यहाँ पे तो जब टक्कर के बाद क्या होगा? m1 v1 = m2 v2, है ना। इस पे न्यूमेरिकल भी देता है, इसीलिए बता दिए, है ना। क्लियर हो गया ना? आगे हाँ, आवेग कहते हैं इम्पल्स। हाँ, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को, है ना, क्या कहते हैं? इम्पल्स होता है, Ft, है ना। क्या होता है? Ft, है ना। क्या है? Ft होता है आवेग बराबर, है ना। तो यह एक सदिश राशि है ना। एक सदिश राशि जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? याद रखना, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। अब संवेग का क्या होता है?
संवेग का मात्रा हाँ, केजी मीटर प्रति सेकंड। हाँ, संवेग का केजी मीटर पर सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड, है ना, न्यूटन सेकंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है ना। अब आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी भी मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्री मतलब इस पे जब चलेगा तो एक अंदर की ओर बल लगेगा, इसको कहेंगे अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु पिता मार्ग पर नहीं चल सकते। यदि m द्रव्यमान है ना, पिंड का भार r त्रिज्या है तो इस पे लगने वाला अभिकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r होता है ना। ये जो अभिकेंद्री बल होता है इंपॉर्टेंट है ना। अंदर की ओर जो है तो ये क्या हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, वस्तु एग्जांपल पूछता है। हाँ बताएंगे। तो ये वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ये वस्तु का वेग हो गया, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गई वृत्ताकार पाथ की, है ना। तो अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है, mv²/r। अब केंद्रीय बल ये अंदर की ओर लग रहा था, अब केंद्रीय बल बाहर की ओर लगेगा, है ना। तो वही कह रहे हैं, न्यूटन के नियम को लागू करके कुछ बलों की कल्पना होनी चाहिए जिसे प्रवेश के किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। यह छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाता है। केंद्रीय बल ऐसा बल जो जड़त्वीय बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मतलब इसका क्या होता है, ये अंदर की ओर लगता है, केंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है। तो इसका एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। क्या, कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा सुखाने वाला जो मशीन होता है ना, उसमें अब केंद्रीय बल लगता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, दूध से मक्खन बाहर की ओर फेंकता है ना, तो वह भी अब केंद्रीय बल, है ना। मशीन भी अब केंद्रीय बल, ठीक है। अब आ जाओ नोट में, ठीक। विद्युतीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में एवं मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इस प्रतिक्रिया मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है ना। तो एक जो होता है तो मोटरसाइकिल भी बल लगाता है और दीवार भी बल लगाता है, वही तो ये बैलेंस करके रखता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमण अपकेंद्री बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। वहां पे मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। बल आघूर्ण मतलब क्या कह रहा है तुमको, ये थी रोटेशनल मोशन का बात कर रहा है, ठीक है। बल आघूर्ण जो हो गया रोटेशनल मोशन का बात कर रहा है, मतलब एक ही अक्ष के परितः जो है ना, ये घूम रहा है ना, इसको बोल रहा है, रोटेशनल मोशन का बात कर रहा है ना। तो बल आघूर्ण T बराबर होता है बल इंटू आघूर्ण की भुजा, है ना। तो बल एवं आघूर्ण की भुजा होता है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। एक और का न्यूटन मीटर हुआ था ना, हाँ न्यूटन FT था, वो न्यूटन सेकंड था, न्यूटन सेकंड, हाँ इम्पल्स का। इसका होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, है ना। FL कर लो, है ना, न्यूटन मीटर होता है, क्लियर, है ना। बल आघूर्ण सरल, हाँ न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। बल आघूर्ण द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को, एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सरल मशीन, है ना। सरल मशीन तुम्हारा, हाँ सरल, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है ना। तो वही बोल रहा है सरल, सिंपल मशीन बोल रहा है, रोटेशनल मोशन नहीं है ये, है ना। तो रोटेशनल मोशन नहीं है, ये बोल रहा है कि एक पाथ पे, जैसे ये वाला हो गया ना, सिंपल मशीन का बात कर रहा है ना। तो सिंपल मशीन का यहाँ बीच में एक फोर्ट लगता है, बीच में फोर्ट लगा जाता है, हाँ ये वाला होता है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो एक जगह पे बल लगा करके, जैसे यहाँ पे बल लगाए तो ये वाला उड़ जाता है ना, तो उस तरह से, है ना। तो सिंपल ये सरल मशीन हो जाता है। जैसे उत्तोलक, घिरनी, आंतर स्क्रू। अब इसमें भी उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ी होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन सा होता है, आलम्ब होता है ना। आलम्ब होता है एक जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। मतलब ऐसे हो गया, है ना। तो ये वाला आलम्ब हो गया ना, जो ये फोर्ट हुआ वो, जिसके चारों ओर घूम सकते हैं। अभी सब पढ़ने का तब पता चलेगा, है ना। इफ उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए
उस पर बल, जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, उसे पर बल को आयास कहते हैं, है ना। तो ठीक तो है, ये हो जाएगा तुमको क्या, फलक्रम। हाँ फलक्रम, आलम्ब हो गया ये वाला फलक्रम, है ना। ये हो गया आलम्ब तुम्हारा, क्लियर। ये हो गया आलम्ब, है ना। ये हो गया लोड, और जहाँ पे बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, आयास कहते हैं, ठीक है। देखो ये आलम्ब है ना, इधर लोड भार, है ना, और जहाँ पे बल लगाएगा उसको आयास। आलम्ब, आयास और भार, 3 चीज होता है इसमें, ठीक है। चलो ये पेज नंबर तुम्हारा 199 फिनिश हुआ, है ना। इसके साथ फिजिक्स आज का स्टॉप करो।